ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में डायरेक्ट मैच करता है। इसी का हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं सॉल्व करते हुए। इसका सॉल्यूशन का 1 से 7 तक के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दैट मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स से सॉल्व करते हुए हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तक सॉल्व कर चुके हैं। ये सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर है। इसमें भी हम लोग लगभग 1 से लेकर के 250 तक मीन्स 1 to 250 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 1 से 250 तक हम लोग 5 पार्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 6 होगा जिसमें हम लोग 250 तक अगर सॉल्व कर चुके हैं। इससे आगे का हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 250 तक हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं। 250 का आगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आज से। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 251 नंबर है। 251 नंबर क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 251 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लोग 250 तक पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आज ये मेरा 251 का जो क्वेश्चन नंबर है उसको देखते हैं और इसी को हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं और आगे भी कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। तो इस चैप्टर का इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज 251 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 251 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। द फाउंडेशन soil under top of a dam has void ratio E, the specific gravity G, factor of safety 2.5, the maximum permissible upward exit gradient given by। तो पूछ रहा है इसमें जो मैक्सिमम होगा एग्जिट ग्रेडियंट वो कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या जानते हैं आई सी डिवाइड बाई आई इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये क्रिटिकल आई सी हो गया क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और आई सी हो गया क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और आई हो गया ग्रेडियंट। तो ये पूछ रहा है इसमें कि जो मैक्सिमम मेरा जो है जो मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड एग्जिट ग्रेडियंट कितना होगा। तो मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है वो निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं आई सी का वैल्यू निकालते हैं। पहले मैक्सिमम निकालते हैं, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं आई सी का जो वैल्यू होता है मीन्स क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट का तो G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, G पता है कितना दिया हुआ 2.5 दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ था। वाइड रेशियो के फॉर्म में सिर्फ इसमें दिया हुआ है तो वाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही दिया हुआ था 2.5 और G नहीं दिया हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन में G और E के रिलेटेड E के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो इस तरह से आई सी का वैल्यू मेरा G माइनस 1 प्लस ई होता है। तो हम लोग को आई का वैल्यू निकालना है। आई का वैल्यू जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आई का वैल्यू अभी हम लोग देखें क्या होता था फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्म में लिखते हैं तो आई सी डिवाइड बाई आई। यहाँ से आई निकालते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा आई सी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा कितना दिया हुआ है 2.5। तो यहाँ से देख रखते हैं तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 हो गया डिवाइड बाई जी आई सी का वैल्यू कितना था G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। इस तरह से फॉर्मूला मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में तो 1 डिवाइड बाई 2.5 तो ये नहीं होगा ये होगा तो 1 पॉइंट इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2.5 को क्या लिख सकते हैं तो 0.4 लिख सकते हैं। ऊपर में रह जाएगा G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो ऑप्शन मैच करते हैं इसमें कौन सा है तो 1 प्लस ई ऊपर में है ये तो गलत है। तो जब भी होगा तो ये होगा दैट इज ये क्योंकि आई का जो वैल्यू मेरा होता था क्रिटिकल ग्रेडियंट का कितना होता है G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। यहाँ से हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 बाई 2.5 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 0.4। तो इस तरह से मेरा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए होमोजेनियस अर्थ डैम विथ नो हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज, कोई हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर नहीं है डाउन स्ट्रीम इज शो इन फिगर। तो फिगर भी दिया हुआ है तो फिगर देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ। इस तरह से फिगर दिया हुआ स्ट्रीम इज शो इन फिगर द स्लोप ऑफ द डाउन स्ट्रीम साइड बी इज लेस देन, ये दिया हुआ लेस देन 30 है। डाउन स्ट्रीम स्लोप का जो है ये डाउन स्ट्रीम स्लोप है डाउन स्ट्रीम स्लोप जो है 30 से लेस है 30 से लेस है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो बीटा दिया हुआ है बीटा का जो वैल्यू है इज लेस देन 30 डिग्री है। जब लेस देन 30 डिग्री रहता है तो जो इसमें लेस देन 30 डिग्री रहता है
एक लेस देन 30 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 30 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन 30 डिग्री। अब देखते हैं क्या रहा है। इन द ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू ए क्या है, ये लेंथ है, ठीक है। ए द डिस्चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ थ्रू द सेक्शन ऑफ द हाइट ए साइन बीटा इज एज्यूम टू बी। अच्छा, सेक्शन हाइट पूछ रहा है ए साइन बीटा के फॉर्म में, तो इसका जो अगर लेस देन हाइट होता है, लेस देन 30 डिग्री है, अगर बीटा का जो वैल्यू है लेस देन 30 डिग्री रहता है, तो जो इसका जो वैल्यू होता है वो के ए साइन स्क्वायर बीटा होता है, ठीक है। और ग्रेटर देन है तो इसका ये होता है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन देखा जाए, अगर बीटा लेस देन 30 डिग्री है तो के ए साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और अगर बीटा ग्रेटर देन 30 डिग्री है, बीटा ग्रेटर देन 30 डिग्री है तो मेरा के ए साइन बीटा और टेन बीटा हो जाएगा। इस तरह से इसका जो क्यू का वैल्यू निकल गया। तो लेस देन 30 डिग्री के लिए मेरा के साइन स्क्वायर बीटा इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द फ्लो नेट दिया हुआ है, ये डायग्राम देख रहे हैं। डाउन स्ट्रीम बिल होल, ये अप स्ट्रीम दिया हुआ है, ये डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं। द रेशियो ऑफ फ्लो चैनल टू द पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स और पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो पूछ रहा है। तो फ्लो चैनल कितना हो जाएगा, चैनल देखते हैं। तो पहला फ्लो चैनल मेरा कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 मीन्स 1 2 3। तो फ्लो चैनल जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ड्रॉप देखते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अगर देखा जाए, पोटेंशियल ड्रॉप देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से गिरे तो 7 हो गया। ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, या चैनल हो गया। तो इस तरह से देखा जाए दोनों का रेशियो जो हो जाएगा चैनल बाई ड्रॉप, वो कितना हो जाएगा 3/7, दैट इज़ 3/7। ये हो गया मेरा चैनल 1 2 1 2 3, और यहाँ से गिनेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 7, और चैनल हो गया मेरा 3। तो 3/7 इसका रेशियो हो जाए, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में अगर इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है तो इसमें से कौन सा यूज करते हैं पैरामीटर, वो पूछ रहा है। तो पार्टिकल साइज इंस्ट्रूमेंट ये नहीं यूज करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन निकालने के लिए। रफनेस पार्टिकल ये भी नहीं है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को भी नहीं निकालते हैं। तो डेंसिटी इंडेक्स आईडी के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं फ्रिक्शन एंगल का वैल्यू, ठीक है। तो आईडी का जो होता है डेंसिटी इंडेक्स का, इससे क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम सो द कैरेक्टर इलुस्ट्रेट द मोस्ट स्ट्रेस्ड कंडीशंस ऑफ अनकन्फाइंड शियर टेस्ट। अनकन्फाइंड के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले देख रहा है कि अनकन्फाइंड के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो अनकन्फाइंड शियर टेस्ट ऑन कोहेसिव सॉइल, वो भी कोहेसिव सॉइल है। तो अनकन्फाइंड सॉइल और कोहेसिव सॉइल के लिए हम लोग जानते हैं कि जो इसका जो मोर डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, ओरिजिन से पास करते हुए, ठीक है। जो मोर अनकन्फाइंड शियर टेस्ट फॉर किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए, तो हम लोग जानते हैं इसमें सिग्मा 3 जो होता है वो 0 हो जाता है। और ये अनड्रेन्ड टेस्ट के लिए होता है, अनड्रेन्ड टेस्ट है। तो इसमें कह सकते हैं कि अनकन्फाइंड शियर टेस्ट जब भी आएगा तो इसमें जो सिग्मा 3 का जो वैल्यू होता है में सेल्फ प्रेशर वो 0 हो जाता है। और ये जब भी होता है तो अनड्रेन्ड के लिए होता है, तो अनड्रेन्ड कह सकते हैं इसका। तो इसका जो मोहर साइकिल डायग्राम होता है वो ओरिजिन से पास करते हुए इस तरह से बनता है, ओरिजिन से पास करते हुए ये हो जाता है मेरा एक्स एक्सिस का, ये हो जाता है वाई एक्सिस का। कह सकते हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है, उधर शियर स्ट्रेस हो जाता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ देखते हैं मोहर सर्किल का कौन सा आएगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ओरिजिन से पास करते हुए ये गलत दिया हुआ है, यहाँ से ओरिजिन से पास करते हुए आएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। ए सीडी ए कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्रैक्सल टेस्ट इज परफॉर्म ऑन क्ले सॉइल पे परफॉर्म कर रहा है। फिगर ए और बी दिया हुआ। सो 2 कर्व्स ईच ऑफ द डेविएटेड स्ट्रेस वर्सेस, तो पहला जो कर रहा है वो कर्व है डेविएटेड स्ट्रेस वर्सेस एक्सियल स्ट्रेन, एंड दूसरा जो कर्व है वॉल्यूम चेंज एंड एक्सियल स्ट्रेन। इफ द क्ले इज ओवर कंसोलिडेटेड देन द रिजल्टेड वुड बी एज द कर्व। तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, उसमें जो कर्व होगा वो कौन सा होगा। तो पहला कर्व जो दिया हुआ डेविएटेड स्ट्रेस वर्सेस एक्सटेंड में दिया हुआ कर्व, देखते हैं कौन सा है। 2 कर्व दिया हुआ।
तो इसमें से पूछ रहा है क्या कि ओवर कंसोलिडेटेड जो सॉइल है तो उसके लिए कौन सा कर्व होगा, जो डेविएटेड स्ट्रेस वर्सेस, ये डेविएटेड स्ट्रेस हो गया, ये डेविएटेड स्ट्रेस हो गया और एक्सियल स्ट्रेन के वर्सेस। तो ये जो होता है कर्व टाइप का ये होता है ओवर कंसोलिडेटेड के लिए, और जो नीचे का जो कर्व है ये होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो हो गया वो ओवर कंसोलिडेटेड के लिए हो गया और नीचे वाला जो हो गया नॉर्मली कंसोलिडेटेड का हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग वॉल्यूम में मेजर किया जाए वॉल्यूम के लिए, तो जो ये कर्व हो गया ऊपर का जो कर्व पार्ट का ये जो होता है ओवर कंसोलिडेटेड के लिए होता है, और नीचे का जो हो गया वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड के लिए होगा। जो ग्राफ हम लोग याद रखना है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ओवर कंसोलिडेटेड के लिए पूछ रहा था, तो ओवर कंसोलिडेटेड के लिए मैं कौन सा हो गया, तो ओवर कंसोलिडेटेड के लिए 1 हो गया और 3 हो गया, मीन्स 1 और 3 इसका ओवर कंसोलिडेटेड आंसर देख लेते हैं। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। कैंटिलीवर शीट पाइल डिराइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम, तो कैंटिलीवर शीट पाइल है तो इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो कैसा ड्राइव करता है। तो कैंटिलीवर शीट पाइल का जो स्टेबिलिटी होता है वो लैटरल रेसिस्टेंस करता है। इस तरह से इसका शीट पाइल होता है तो इसका जो स्टेबिलिटी आएगा, इसका मेजर करके अगर सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में देखा जाए तो इस तरह से इसका स्ट्रेस डायग्राम बनता है, ठीक है, सैंडी सॉइल में। और यही अगर हम लोग क्ले सॉइल में निकाला जाए तो क्ले सॉइल में जो ग्राफ बनता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का तो इस तरह से बनता है, ये सैंडी सॉइल के लिए हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैंटिलीवर शीट पाइल में जो ड्राइव कर रहा है स्टेबिलिटी जो होगा वो लैटरल रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल के लिए होगा, दैट इज ए। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ द शीट पाइल, द डिफ्लेक्शन ऑफ शीट पाइल इन ब्रेस्ट कट। ब्रेस्ट कट में जो डिफ्लेक्शन होगा हम लोग देखें क्या होता है, इस तरह से इसका बनता है। तो कह सकते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए कम्प्लीटली सैचुरेटेड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, ठीक है, कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, मीन्स इस बराबर 1 कर सकते हैं। टेस्टेड इन ट्रैक्सल टेस्ट अंडर कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, द वैल्यू ऑफ पोर प्रेशर कोएफिशिएंट एट फेल्यूर एफ इज गिवन बाय। एफ का वैल्यू पूछ रहा है कितना होता है, तो सेल प्रेशर दिया हुआ है और ये दिया हुआ एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का वैल्यू दिया हुआ है। डेल यू दिया हुआ क्या हम लोग जानते हैं, पोर प्रेशर का चेंजिंग पोर प्रेशर है। तो अब पूछ रहा है इसमें हम लोग को क्या एफ पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग अगर फॉर्मूला देखा जाए पोर प्रेशर पैरामीटर का, तो बी बराबर हम लोग जानते हैं तो क्या होता था, डेल यू सी डिवाइड बाई डेल सेल प्रेशर से निकालते हैं। तो इस तरह से ये होता है। इसमें एक ए फैक्टर होता है, ए फैक्टर बराबर निकाला जाए तो ए नहीं होता, ए फैक्टर का होता है तो डेल यू डेविएटर डिवाइड बाई डेल यू डी होता है। तो दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको देखें। जो पहला जो होता है बी का हम लोग सिंपल याद रखे थे, बी है तो सी होगा, तो डेल यू सी डिवाइड बाई डेल सिग्मा 3 हो जाएगा, सी सेल प्रेशर होता है। और ये अगर ए बार का निकालते हैं तो डेल यू डी डिवाइड बाई डिवेटर का, यहाँ पे डेल यू डी, ठीक है, ये दोनों हम लोग निकालते हैं। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है, ये ए बार होता है। तो ए का फॉर्मूला जो निकालते हैं ये क्या कैसे निकालते हैं, टोटल निकाला जाए, इसका टोटल वैल्यू निकाला जाए तो डेल यू बराबर क्या होता है फार्मूला में, बी टोटल अगर फार्मूला अगर देखा जाए इसका जो फार्मूला होता है वो नहीं टेगा, डेल यू इज इक्वल टू होता है बी डेल यू 3 प्लस ए एफ, फाइनल जो ए होता है वो सिग्मा डेल 1 माइनस सिग्मा डेल 3। ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड था तो जो बी का जो वैल्यू हो जाएगा इसमें वो 1 हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लीटली सैचुरेटेड में बी बराबर 1 हो जाता है और ड्राई में होता है तो बी बराबर 0 हो जाता है। ये सैचुरेटेड के केस में होता है और ये ड्राई के केस में होता है। ड्राई के केस में 0 हो जाता है बी का वैल्यू और सैचुरेटेड के केस में 1 हो जाता है। तो मेरा इसका वैल्यू बी का वैल्यू 1 डालेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा तो यू का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ब्रैकेट डेल सिग्मा 3 प्लस ए एफ डेल सिग्मा 1 माइनस डेल सिग्मा 3। यहाँ से ए एफ का वैल्यू निकाला है तो ए एफ का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो ए एफ बराबर कितना होगा, इधर माइनस गया तो डेल यू माइनस डेल सिग्मा 3 डिवाइड बाई डेल सिग्मा 1 माइनस डेल सिग्मा 3, ये हो गया मेरा ए एफ का वैल्यू। इस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं किस में है,
डेल यू माइनस डेल थ्री नीचे हो जाएगा 1 माइनस थ्री, तो डेल यू माइनस डेल थ्री इसमें दिया हुआ, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल फार्मूला हम लोग को इसमें यही याद रखना था कि ओवरऑल जो चेंज इन वर्ड होता है इसमें चेंज इन पोर प्रेशर वो कितना होता है, बी सिग्मा 3 प्लस ए ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। इसी फार्मूला पे अगर हम बी का वैल्यू सैचुरेटेड के केस में 1 डाल देते हैं और ड्राई के केस में हम लोग 0 डाल देते हैं, दोनों याद रखना है। ये ड्राई के केस अगर रहता तो डेल यू 0 हो जाता और ये सैचुरेटेड है तो हम लोग 1 होगा। इस तरह से सॉल्व करके हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू निकालनी है, तो ए का वैल्यू जो आ गया आंसर मेरा वो डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मेरा द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग ए सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले लेयर इज कोरस्पॉन्डिंग टू। टी पूछ रहा है, टी का जो वैल्यू होता है वो किसका प्रोपोर्शनल होता है वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सी वी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सी वी इज इक्वल टू क्या होता है सी वी, तो सी टी हम लोग फॉर्मूला याद रख रहे हैं सी टी, तो सी टी नीचे होगा तो टी भी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि टी है जो किसका किसका प्रोपोर्शनल है और किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टी देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टी जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया सी वी का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डी स्क्वायर का। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग जो फार्मूला हुआ सी वी इज इक्वल टू टी वी डी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। यहाँ से देखिए टी जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका सी वी का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर का डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई सी वी का, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फार्मूला सिर्फ हमको याद रखना था इसमें सी वी इज इक्वल टू टी वी डी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, इसी फार्मूला पे निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का। मैचिंग क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इलास्टिक सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन और क्रीप। अब देखते हैं सबसे पहले इलास्टिक सेटलमेंट है, प्राइमरी कंसोलिडेशन है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन है और क्रीप है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक सिंपल सा अगर देखा जाए ऑप्शन इसमें देखते हैं कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस विद इन चेंज इन वॉल्यूम। कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस किस में होता है, दैट इज क्रीप होगा। डिसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर किस में होता है, पोर वाटर प्रेशर की जगह से जो होता है, तो पोर वाटर प्रेशर के जो वजह से जो होता है उसमें कौन होता है, तो पोर वाटर के प्रेशर से जो पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर हो गया तो प्राइमरी कंसोलिडेशन हो, दैट इज ये प्राइमरी हो गया। प्लास्टिक एंड रीअरेंजमेंट, तो कॉम्पैक्शन एंड रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, ये सेकेंडरी में होता है। तो सेकेंडरी का मतलब सी का 4, बी का प्राइमरी के लिए 2 हो गया, इलास्टिक सेटलमेंट एक बच गया, क्रीप तो 1 हो गया, ये बच गया 3, 3 2 4 1, इस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं 3 2 4 1। सबसे पहले हम लोग देखें क्या रीअरेंजमेंट था, रीअरेंजमेंट किस में होता है, तो सेकेंडरी में होता है, यहाँ से मिला सकते हैं तो सी का 4। वाटर प्रेशर का जो एक्सेस वाटर प्रेशर होता है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा होता है, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है। तो 2 यहाँ से याद रखें। कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस में होता है तो क्रीप में होता है, यहाँ से इसको क्रीप याद रख लिया। तो इस तरह से हम लोग इसका 3 2 4 1 अब ऑप्शन देख लेते हैं 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1, दैट इज सी। ट्रिक्स याद रखना ये है कि सबसे पहले जो हल्का है इसमें उससे शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, given that for over consolidated clay soil deposit the pressure under which the deposit has been fully consolidated in the past में मेरा 125 है and the present overburden pressure is 25, then the over consolidated ratio पूछ रहा है कितना होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन पास्ट। अगर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो का देखा जाए तो मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा किस में, पास्ट में, ठीक है, डिवाइड बाय मैक्सिमम स्ट्रेस इन और ओवरबर्डन प्रेशर इन प्रेजेंट। या सिंपल याद रख सकते हैं इसमें क्या कि ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो बराबर क्या होता है, पास्ट स्ट्रेस बाय प्रेजेंट स्ट्रेस। तो पास्ट में कितना दिया हुआ है मेरा, पास्ट में 125 दिया हुआ है, तो 125 डिवाइड बाई प्रेजेंट में कितना दिया हुआ है 75, तो 125 डिवाइड बाई 75 इसका आंसर हो जाएगा। 125 डिवाइड बाई 75 दैट इज सी। सिंपल याद रखना है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो इज इक्वल टू पास्ट स्ट्रेस डिवाइड बाई
प्रजेंट, पास्ट बाई प्रजेंट, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का। मैचिंग में क्या करा, मैचिंग का फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या करा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू पॉइंट लोड इन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक किस में होता है, तो आइसोट्रोपिक के लिए बॉसनिक्स थ्योरम हो गया, एनाइसोट्रोपिक के लिए वेस्टगार्ड थ्योरम हो गया। किस तरह से कर सकते हैं, ए का मेरा 3 और एनाइसोट्रोपिक जैसे ये बोले तो इसके लिए 4। इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया के लिए। रेक्टेंगुलर एरिया न्यूमरिक चार्ट जो होता है इरेगुलर एरिया के लिए होता है। अगर इरेगुलर एरिया है, इरेगुलर एरिया उसके लिए न्यूमरिक चार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन अगला देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए पूरा ऑप्शन एक साथ में, इरेगुलर शेप्ड एरिया है तो ये हो गया किसके लिए, न्यूमरिक चार्ट के लिए। तो इसका हो गया 2। वेस्टगार्ड किसके लिए था अनआइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक के लिए था। तो अनआइसोट्रोपिक किस में था, बी में। तो बी का 4। आइसोट्रोपिक के लिए कौन था, बॉसनिक्स थ्योरम था, दैट इज 3। 3 4 3 4 1 2। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन में देख लेते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2, दैट इज सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। डब्ल्यू एन दिया हुआ है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ फाउंडेशन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक इन्फॉर्मेशन, एक कॉन्टैक्ट एरिया दिया हुआ है। तो पूछना क्या चाह रहा है इसमें, mass of machine plus foundation, natural frequency of foundation build system for analysis of machine foundation shall be determined the Brackens method by using the equation। जो वार्कन्स मेथड का फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होता है, वार्कन्स मेथड से अगर निकालता है तो इक्वेशन क्या होता है, तो जिसका इक्वेशन होता है वो डब्ल्यू एन बराबर होता है सी अंडर स्क्वायर रूट सी यू ए डिवाइड बाई एम, दैट इज इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, द फिगर 8 पॉइंट दिया हुआ है, रिलेटेड टू design feature of sampler affecting soil disturbance, the area ratio of the soil sample is given by। एरिया रेशियो पूछा है तो हम लोग जानते हैं एरिया रेशियो जो होता है शुड भी मिनिमम लिया जाना चाहिए, शुड भी मिनिमम, इसको हमेशा मिनिमम लेते हैं। ऐसे तो जनरली इसको लेस देन 20% होता है। इसके लिए वो सॉफ्ट क्ले के लिए होता है जो लेस देन 20% होता है। सिर्फ लेस देन सिल्ट के लिए होता है, स्टिप फॉर्म जो है उसके लिए 20%, और सॉफ्ट अगर है तो उसके लिए 10% होता है। तो इसमें फार्मूला पूछ रहा है, तो फार्मूला पूछ रहा है इसका किसका, एरिया रेशियो होता। तो एरिया रेशियो का जो फार्मूला होता है तो कटिंग एज से डिसाइड किया जाता है। जो कटिंग एज दिया हुआ है, कटिंग एज का जो डायमीटर है, तो इसमें देखा जाए उससे बड़ा कौन सा होगा, D2 यहाँ से यहाँ तक है, तो D2 स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइड बाई फिर D1 नीचे लिखा जाता है, D2 माइनस D1 डिवाइड बाई D1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइड बाई D1, दैट इज बेस का करेक्ट आंसर हो गया। इसी में एक और अगर देखा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखा जाए, तो इंपॉर्टेंट में क्या हो गया, अगर एरिया रेशियो जो होता है, एरिया रेशियो है लेस देन 10% लिया जाता है किसके लिए, और लेस देन 20% किसके लिए लिया जाता है, तो लेस देन 10% जो लिया जाता है वो लिया जाता है सॉफ्ट क्ले के लिए। अगर सॉफ्ट क्ले है तो लेस देन 20%, और अगर स्टीफ क्ले है, अगर स्टीफ है तो उसके लिए हम लोग 20% लेते हैं। ऐसे जनरली जो होता है एरिया रेशियो को लो रखा जाता है, केप्ट लो रखा जाता है। जनरली अगर कहीं पे भी ऑप्शन आया तो सबसे लो जो होता है एरिया रेशियो को लो रखा जाता है। इसी में एक और फार्मूला होता है इनसाइड क्लियरेंस। अगर इनसाइड क्लियरेंस देखा जाए तो इसको CI से इंडिकेट करते हैं। इनसाइड क्लियरेंस का जो फार्मूला होता है वो इनसाइड का फार्मूला D1 माइनस इनसाइड D1 माइनस D3 डिवाइड बाई D1 होता है। इनसाइड का ये जो होता है इनसाइड क्लियरेंस, इसका जो वैल्यू मेजर होता है लिमिट में 2 से 3 तक रखा जाता है, ठीक है। और एक होता है आउटसाइड क्लियरेंस, यहीं में अगर देखा जाए फिगर से देखते हैं तो D1 माइनस इनसाइड, ये अंदर की है, ऐसे इनसाइड है तो अंदर की अंदर करते हैं, D1 माइनस D3 बाई D1, ये हो गया इनसाइड क्लियरेंस। आउटसाइड में अगर देखा जाए, ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड में देखा जाए तो आउटसाइड में कौन होगा, D4 D2 और D4। यहाँ से अगर D2 माइनस D4 डिवाइड बाई D4, ठीक है। जो छोटा हो गया उसको नीचे रखते हैं, तो D1 माइनस D3 डिवाइड बाई D1 इनसाइड हो गया, और D2 माइनस D4 डिवाइड बाई D4, इसको हम लोग कह सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिए एरिया रेशियो का फॉर्मूला जो सिंपल था, एरिया रेशियो देख लिए, इनसाइड क्लियरेंस देख लिए, आउटसाइड क्लियरेंस देख लिए। आउटसाइड क्लियरेंस का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 2 तक होता है, इनसाइड का जो वैल्यू होता है वो 0 से
2 से 3 तक होता है, और साइड 2 से 3, 0 से 2 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। स्टैटिक क्वांट पेनिट्रेशन टेस्ट and a standard penetration test are performed on a soil at a certain depth. The value of a static quant penetration test 8 megapascal and n value 20. The soil met with at that depth. n value 20 दिया हुआ था, हम लोग एक ट्रिक्स इसका जानते हैं। जो n का जो लिमिट होता है, अगर n का लिमिट देखा जाए, n का जो लिमिट होता है, n का जो लिमिट होता है अगर 0 से लेकर 4 तक है तो वेरी लूज होता है। अगर 4 से लेकर के 10 तक है इनका वैल्यू तो ये लूज सॉइल होता है। अगर 10 से लेकर के 30 तक है तो मीडियम होता है। 30 से 50 तक है तो हार्ड होता है या फिर डेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका जो वैल्यू दिया हुआ है, इनका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ। तो 20 हम लोग देखें क्या था। तो 20 के लिए हम लोग अगर 10 से 30 तक जो था, 0 से 4, 4 से 10 और 10 से 20 ये मीडियम में था। तो इसको यहाँ से कह सकते हैं ट्रिक्स के साथ ये मीडियम में होगा। तो मीडियम ऑप्शन में देख लेते हैं, मीडियम डेंस सैंड हो गया, दैट इज बेस का। तो ट्रिक्स हम लोग वही याद रख लेते हैं। इनका जो वैल्यू है 0 से 4, 4 से 0 से 4, 4 to 10, 10 to 30, ये हो गया वेरी लूज, लूज, मीडियम। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हार्ड एंड वेरी हार्ड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी। कह रहा है कि परमेबिलिटी पे कौन कौन सा इफेक्ट करता है। तो परमेबिलिटी का हम लोग सिंपल एक फार्मूला जानते हैं। परमेबिलिटी निकालने का एक सिंपल फार्मूला क्या था, K इज इक्वल टू d² गामा W डिवाइड बाई विस्कोसिटी इंटू EQ डिवाइड बाई 1 प्लस E। इस तरह से हम लोग देखें पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है, वॉइड ये विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, गामा W पर डिपेंड करता है, वॉइड रेशियो पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वॉइड रेशियो पे वैल्यू, वॉइड रेशियो पर करेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे करेगा, प्रेशर हेड पे नहीं, ग्रेन साइज पे हम लोग देखें d² का प्रोपोर्शनल था। वॉइड रेशियो EQ डिवाइड बाई 1 प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये वॉइड रेशियो EQ का प्रोपोर्शनल हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेन साइज d² का प्रोपोर्शनल होता है। ये 2 और 4 इस प्रेशर हेड पे ये डिपेंड नहीं करता। तो कह रहा है आंसर द करेक्ट आंसर। तो 1 3 छोड़ के बाकी सब होगा। 3 किस में नहीं है तो फर्स्ट में 3 नहीं है, मीन्स 1 2 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। मैचिंग में क्या कर रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर। ऑप्टिमम मॉइस्चर किससे रिलेटेड होता है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर जो रिलेटेड होता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर किससे रिलेट करेगा, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से। तो ए का मेरा 3 हो गया। वाइब्रेटरी रोलर, वाइब्रेटरी रोलर जो होता है वो सैंडी सॉइल के लिए कॉम्पैक्शन, जो सैंडी सॉइल का कॉम्पैक्शन होता है उसमें यूज किया था वाइब्रेटरी। तो ग्रेनुलर सॉइल हो गया, तो ये हो गया वाइब्रेटरी के लिए। और जो कोहेसिव सॉइल होता है इसमें कौन यूज होता है, कोहेसिव सॉइल में कौन सा यूज होता है, तो कोहेसिव में जो यूज होता है वो सिप फुट रोलर यूज होता है। जो सिप फुट रोलर है, सिप फुट रोलर जो है वो कोहेसिव सॉइल के लिए, वाइब्रेटरी में कौन होता है, सैंडी सॉइल। तो इस तरह से कह सकते हैं वाइब्रेटरी रोलर के लिए सैंडी, सैंडी किस में हो गया, दैट इज ग्रेनुलर सॉइल। तो बी का 2, ए का मेरा 3 हो गया। और सी 0 एयर वॉइड लाइन, तो 0 एयर वॉइड लाइन जो होता है 100% सैचुरेशन लाइन होता है, दैट इज 5। और ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 2 5। ऑप्शन देख लेते हैं 3 2 5 किस में है, 3 2 5 बी में, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए फ्लो नेट डायग्राम, द लेंथ ऑफ द फ्लो लाइन्स, द लास्ट स्क्वायर का जो लेंथ दिया हुआ 2 मीटर दिया हुआ, टोटल हेड लॉस 18 मीटर एंड द नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप 12। 12 ड्रॉप है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 12 है, टोटल हेड लॉस 18 मीटर है। तो एक जो हेड लॉस हो गया एक स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो एक में कितना हो जाएगा, जब 12 में 18 है तो एक में कितना हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 12 बोले तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 6 18, 3 6 12, 3/2। ये हो गया। हमको पूछ क्या रहा है, एग्जिट ग्रेडियंट पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट जो होता है कितना होता है, I = H/L। ठीक है, तो
एच कितना मेरा आ गया, अगर एक एच कितना आ गया मेरा, एच जो गया अभी निकाले हम लोग एक हेड में कितना, एक लेंथ में, एक स्क्वायर लेंथ में कितना लॉस मेरा हुआ, तो 18/12 हो गया, 18/12 हो गया। तो यहाँ से 3/2 आ गया था, और लेंथ मेरा कितना दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ लास्ट स्क्वायर का 2 दिया हुआ, 2 यहाँ से हो गया, दैट इज आई बराबर जो वैल्यू हो गया 3/4 हो गया। 3/4 ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ सा, 3/4 दैट इज 3/4 मेरा बी में, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सॉइल सैंपल हैज 28 ग्राम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो सॉइल का जो सॉलिड वेट दिया हुआ 28 ग्राम दिया हुआ, 10 ग्राम वाट्स दिया हुआ, 9 ग्राम वेट ऑफ वाटर दिया हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ 2.7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस रिगार्ड। उसमें स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा सही है। तो वाटर कंटेंट हम लोग जानते हैं क्या था, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है मेरा, वेट ऑफ वाटर 9 ग्राम दिया हुआ है, तो 9 डिवाइड वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है 28 ग्राम इंटू 100। तो 9/28 इंटू 100 दिया हुआ है, दैट इज ए मेरा सही हो गया, वाटर कंटेंट का वैल्यू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होता, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई सॉरी वॉइड रेशियो जो होता है ई से इंडिकेट करते हैं, और ई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया हुआ कितना 10, वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया हुआ कितना मेरा 10 दिया हुआ। वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ पर देख लेते हैं, वॉइड्स का वॉल्यूम दिया हुआ 10 क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर होता है मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर हो गया मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास ऑफ सॉलिड मेरा दिया हुआ था 28 ग्राम, तो 28 हो गया, डिवाइड बाई जी का वैल्यू कितना दिया हुआ 2.7। तो इसको 2.7 करेंगे तो मल्टीप्लाई 2.7, तो 10 इंटू 2.7 डिवाइड बाई 28। तो इसका अगर देखा जाए तो मेरा 10 इंटू 2.7 इंटू 25, मतलब कि ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। वाटर कंटेंट बराबर हम देखे थे वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो बराबर हम लोग देखे थे क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये भी सही हो गया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ 9, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना दिया हुआ 10। तो 9/10 इसका ऑप्शन होता है, जो कि 9/10 नहीं दिया हुआ, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये गलत है। 3 गलत है, इस तरह से ऑप्शन में देखा जाए तो 3 सही है, ये गलत है। तो 3 नंबर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, इसका जो वैल्यू आ रहा था मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड था। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था मेरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा 9 दिया हुआ था, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा 9 दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड 10 दिया हुआ था। तो 9/10 ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन 9/10 ऑप्शन में नहीं है, तो 3 मेरा गलत है, 3 गलत है। तो बाकी 1 2 4 सही होगा। 1 2 हम लोग पहले भी चेक कर चुके हैं, तो 1 2 सही है, तो 4 भी सही होगा। 1 2 4 ऑप्शन देख लेते हैं सही, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक क्लियर ड्राई सैंड दिया हुआ, सैंपल टेस्टेड इन द डायरेक्ट शियर टेस्ट में टेस्ट किया जा रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस एट द फेल्यूर एट द बोथ इक्वल टू 1। नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ और शियर स्ट्रेस दोनों का वैल्यू 120 दिया हुआ है। द एंगल ऑफ शियर स्ट्रेस, तो हम लोग जानते हैं बाय कॉलम्स ला, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या था, सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइड बाई tan phi, ठीक है। ये सैंड है तो सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू बराबर किसका है 120 दिया हुआ, और सिग्मा का वैल्यू भी जो दिया हुआ नॉर्मल स्ट्रेस का वो भी 120 दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, 120 इज इक्वल टू 120 tan phi। यहाँ से देखेगा tan phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द क्ले सैंपल वाज 15। अगर ए नोट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो फेल्यूर स्ट्रेन ए नोट दिया हुआ है, करेक्ट एरिया निकालना है। अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट में, अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो 0 होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो 0 होता है, इस वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो ए नोट जो इफेक्ट एरिया का जो फार्मूला होता है वो ए नोट डिवाइड 1 माइनस
स्ट्रेन होता है। ए नोट दिया हुआ मेरा कितना दिया हुआ 15 स्क्वायर मीटर। ए नोट का वैल्यू दिया हुआ है, ए का जो वैल्यू होता है ए नोट डिवाइड बाई 1 माइनस चेंज इन स्ट्रेस होता है। ए नोट का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा 15 दिया हुआ, और स्ट्रेन दिया हुआ 25% चेंज होता है, तो 1 माइनस 0.25। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ रहा है वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है, दैट इज बी। कुछ नहीं इसमें करना था, अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट है। तो अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो 0 होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है ए नोट डिवाइड बाई 1 माइनस चेंज इन स्ट्रेन। दोनों को वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद निकल जाएगा 20। नेक्स्ट दिया हुआ फिगर दिया हुआ है, फिगर में पूछना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। फिगर शो द कोलमैन्स ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन फॉर अर्थ प्रेशर डेल्टा इज प्रेशर डेल्टा इज द एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन, द अर्थ प्रेशर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। डेल्टा क्या दिया हुआ है मेरा, एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन, वॉल फ्रिक्शन का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कोलमैन्स ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन दिया हुआ अर्थ प्रेशर का, तो अर्थ प्रेशर लाइन कौन सा, किस लाइन पे अर्थ प्रेशर पर एक्ट करेगा। तो अर्थ प्रेशर लाइन जो होता है, अर्थ प्रेशर लाइन जो होता है इसमें वो BC जो है वो अर्थ प्रेशर लाइन हो गया। तो इस तरह से देखा जाए BC इसमें देख ले तो ऑप्शन में BC दैट इज बी जो हो गया अर्थ प्रेशर लाइन हो गया। कुछ नहीं इसमें सिर्फ निकालना था, देखना था कि BC क्या है। तो स्लोप नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सॉइल हैविंग द प्रॉपर्टीज C दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर दिया हुआ है, इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, इक्वल देन द सेफ हाइट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी नंबर बराबर क्या होता है C डिवाइड बाई गामा FH। तो इसमें H का वैल्यू निकालना है, तो H का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H इधर कर दिए, H बराबर क्या हो गया C डिवाइड बाई S गामा इंटू F। सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसमें C भी मेरा दिया हुआ था कितना, C भी दिया हुआ है मेरा 15, E दिया हुआ है मेरा S का वैल्यू 0.046, गामा दिया हुआ है मेरा 19, F दिया हुआ 1.5। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इसका H का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरा 11.44 आ रहा है, दैट इज डी। सिंपल इसमें यही याद रखना था फॉर्मूला, जो स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला होता है C डिवाइड बाई गामा HF, ठीक है। इस फॉर्मूला पर बैठा करके सारा निकाल लेना, दैट इज डी, H का वैल्यू आ जाएगा। ए फुल्ली कॉम्पनसेटेड रफ फाउंडेशन फॉर ए बिल्डिंग, फुल्ली कॉम्पनसेटेड रफ फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, डिजाइन एज ए वेरी रिजिड रफ, रिजिड नहीं होता, द डिजाइन एज ए completely फ्लेक्सिबल रफ, completely flexible सच दैट, जो फुल्ली कॉम्पनसेटेड रफ फाउंडेशन का जो होता है बिल्डिंग में क्या होता है, सच दैट द वेट ऑफ द एक्सक्यूवेटेड सॉइल इज इक्वल टू द लोड ड्यू टू द बिल्डिंग, जितना एक्सक्यूवेटेड हुआ उसका लोड बियर कर रहे इक्वल हो जाए, उसी को रफ फुल्ली कॉम्पनसेटेड बोलते हैं, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फॉर डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम विथ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रेजोनेंस अकर एट ए फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो कितना होता है इसका, फ्रीक्वेंसी रेशियो W डिवाइड बाई WN जो होता है 1 होता है, किसके लिए, जो फुल्ली जो विथ है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रेजोनेंस अकर द फ्रीक्वेंसी रेशियो जो होगा वो 1 हो जाएगा, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइट हैविंग ए डिपॉजिट ऑफ क्ले, a site having deposit of dry sand soil and average soil of standard penetration resistance N is equal to 6 was recorded. The compactness of the soil deposit can be discovered by। अभी हम लोग देखें तो कुछ देर पहले ही लास्ट में तो N का वैल्यू अगर देखते हैं, N का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक, 4 से 10, 10 से 30, 30 से 50 और 50 से ज़्यादा रहता तो क्या होता था वेरी। 0 से 4 तक है तो इसको वेरी लूज होता है, 4 से 4 to 10 रहता है तो इसको लूज होता है, 10 to 30 रहेगा तो मीडियम, 30 to 50 रहेगा तो डेंस कर सकते हैं या फिर हार्ड कर सकते हैं, या फिर और 50 से ज़्यादा रहेगा तो वेरी डेंस। तो इसी तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है इनका वैल्यू, तो 6 किस में लाज करेगा, तो 4 to 10 में मीन्स लूज सॉइल में। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें लूज कौन सा है। तो वेरी लूज के लिए इनका वैल्यू कितना रहना चाहिए था, अभी हम लोग देखें 0 से लेकर 4 तक। डेंस के लिए कितना रहना चाहिए था, 30 to लेकर 50 तक। मीडियम के लिए कितना रहना चाहिए था, 10 to 30। और लूज के लिए कितना रहना चाहिए, 4 to 10 तक। तो 4 to 10 के लिए 6 जो आ रहा है 4 to 10 के बीच में आ रहा है, तो 4 to 10 में आ जाएगा, तो डेट इज लूज इसका ऐसी हो जाएगा।
सिंपल यही याद रखना 0 to 4 वेरी लूज, सिंपल याद रखना वेरी लूज के लिए 0 से 4 इनका वैल्यू होना चाहिए, डेंस के लिए 30 to 50, मीडियम के लिए 10 to 30 और लूज के लिए 4 to 10। और वेरी डेंस रहे, इसमें भी अगर वेरी डेंस रहे तो अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो वेरी डेंस हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अंडर गिवन लोड क्ले लेयर अटेन्स 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन 100 डेज, 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन करा है 100 डेज में, तो टाइम टेकन बाय द सेम क्ले लेयर अटेंड 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो आप लोग जानते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला होता है π/4 डिवाइड बाई, सॉरी जो टाइम का जो फॉर्मूला होता है टीवी क्या होता है π/4 डिग्री ऑफ सैचुरेशन का होल स्क्वायर। तो टीवी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू का स्क्वायर का। तो 30 to 60 हो रहा है, डबल हो रहा है इसका, तो डबल हो रहा है तो इसका जो टीवी होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखें जो टीवी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू के स्क्वायर का, मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन का स्क्वायर का। तो इसको अगर दोगुना कर रहे हैं तो दोगुना जो होगा TV2 जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा TV1 का, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 100 into 4 मतलब 400, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फिर से मैचिंग का मैच एक ग्राफ दिया हुआ है, कोड गिवन बिलो, इसका कोड दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि इमीडिएट सेट एलिमेंट कौन सा है, इमीडिएट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टाइम डिपेंडेंट सेट एलिमेंट। तो अब फिगर देख लेते हैं। इमीडिएट कौन सा है, एल। जैसे ही ग्राफ हुआ तो इमीडिएट एल हो गया, तो इमीडिएट के लिए एल, इमीडिएट सेट एलिमेंट तो एल हो गया, दैट इज 2। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी के लिए के हो गया, इमीडिएट के बाद प्राइमरी हो गया तो प्राइमरी के लिए के हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, तो के बाद आ गया सेकेंडरी इसमें कौन है, तो सेकेंडरी मेरा एम जो हो गया वो सेकेंडरी हो गया, दैट इज एन जो हो गया वो सेकेंडरी होता है प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, सेकेंडरी कंसिडरेशन में रीअरेंजमेंट में वो सेकेंडरी हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो इमीडिएट जो मेरा हो गया एल जो हो गया वो इमीडिएट था, दैट इज 2, के जो था वो प्राइमरी था, दैट इज 1, और सेकेंडरी मेरा कौन सा था, तो सेकेंडरी मेरा एन था, एन जो था वो सेकेंडरी था, जो एन जो वैल्यू है और रीअरेंजमेंट के बाद तो एन जो होगा सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी मेरा एन हो गया, दैट इज 4, और टाइम डिपेंडेंट मेरा हो गया एम, दैट इज 3, 2 1 4 3। ऑप्शन देख लेते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फॉर्मूला फिर से मैचिंग का, एक्टिविटी नंबर, लिक्विड इंडेक्स, सेंसिटिविटी। तो एक्टिविटी नंबर क्या होता है, एक्टिविटी नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, IP डिवाइड बाई परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन, परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो एक्टिविटी नंबर देख लेते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड परसेंटेज फाइनर देन, दैट इज 2, इसका 2 हो गया ऑप्शन। लिक्विडिटी इंडेक्स हम लोग जानते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स LN हम लोग फार्मूला जानते हैं, WLN, तो N माइनस WP डिवाइड बाई IP। तो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ये हो गया मेरा किसमें, ये हो गया लिक्विडिटी इंडेक्स का। तो बी का हो गया 3, बी का हो गया मेरा 3। इसके बाद देखा जाए तो सिंपल इसमें हम लोग LN याद रखते हैं। टेक्स्ट इसका सेंसिटिविटी क्या होता है, अनकन्फर्म्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अनडिस्टर्ब टू रीमोल्डेड, अनडिस्टर्ब बटा रीमोल्डेड सेंसिटिविटी बराबर होता है। तो इसमें अगर देखा जाए अनडिस्टर्ब बटा रीमोल्डेड कौन सा है, दैट इज 4। तो इसका हो गया सी का 4, बी का मेरा आ गया था, बी का मेरा 3, और इसका आ गया था परसेंटेज फाइनल मतलब IP बाई वही परसेंटेज फाइनल था 2 माइक्रोन। एक्टिविटी नंबर 2 3 2 3 4। ऑप्शन देख लेते हैं इसका 2 3 4 किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 2 3 4 देख लेते हैं, 2 3 4, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए सॉलिड बल्क डेंसिटी दिया हुआ, बल्क डेंसिटी 1.8 डिवाइड द वाटर कंटेंट 5%, इफ द वाट रेशियो रिमेंस कांस्टेंट, वाट रेशियो कांस्टेंट है देन द बल्क डेंसिटी फॉर द वाटर कंटेंट। तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा ट्रिक्स, क्या फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस गामा, या इसी को दूसरा फॉर्म में अगर लिखा जाए डेंसिटी के फॉर्म में गामा डेंसिटी का, तो बल्क डेंसिटी या ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये कांस्टेंट है
वॉइड रेशियो, तो सेकंड फॉर्म भी सेम होगा। तो इसको कह सकते हैं क्या कि सिग्मा रो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस गामा 1 इज इक्वल टू रो 2 डिवाइड बाई 1 प्लस W2। W क्या है, वाटर कॉन्टेंट है, रो क्या है, बल्क डेंसिटी है। तो W1 रो कितना दिया हुआ है 1.8, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.8 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 करेंगे तो 1.0.5 इज इक्वल टू सिग्मा, बल्क डेंसिटी निकालना है तो 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल हम लोग जानते थे, फार्मूला पे निकाले हम लोग गामा डिवाइड बाई 1 प्लस W। इसी फार्मूला पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से गामा का वैल्यू निकालेंगे, गामा का वैल्यू जो आ रहा है सॉल्व करने के बाद 1.18 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट क्यूब कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेशियो ऑफ, से पूछ रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंसीडर करने बोल रहा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट क्यूब कंडीशन, अच्छा क्यूब कंडीशन में कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो क्यूब कंडीशन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट रहता है किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज क्या होता है, ये वॉइड रेशियो होता है। तो कह रहा है ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब निकालते हैं क्यूब कंडीशन में तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट होता है किसका, वॉइड रेशियो होता है। इंडिपेंडेंट तो नहीं होता क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्यूब कंडीशन में जो होता है, क्यूब कंडीशन में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है। मीन्स ई पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ इंडिपेंडेंट लिख रहा है जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है, दैट इज ये गलत हो गया। इनिशिएशन ऑफ पाइपिंग अंडर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द फ्लो पाथ। प्रिवेंट कर सकते हैं अगर लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीपेज प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। सीपेज प्रेशर क्या होता है मेरा, सीपेज प्रेशर होता है गामा W इंटू एच, गामा W इंटू एच होता है सीपेज प्रेशर, तो परमेबिलिटी से इंडिपेंडेंट है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन यही में, तो क्या कर रहा है, सीपेज प्रेशर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है गामा W इंटू एच होता है जो कि इंडिपेंडेंट है के से, परमेबिलिटी से। तो ये मेरा सही हो गया, 2 सही हो गया और फर्स्ट मेरा गलत हो गया क्योंकि ये वॉइड रेशियो पर डिपेंड करता है आई। तो एक छोड़ के 2 3 सही है, मीन्स 2 3 सही हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, appropriate traction test to assess the long term stability of an unloading, long term stability exhibition of the clay slope should be लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए CD टेस्ट होता है, मीन्स कंसोलिडेटेड टेस्ट, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अनकंसोलिडेटेड टेस्ट निकालेंगे अनकंसोलिडेटेड के लिए, ये जो होता है सैचुरेटेड के लिए होता है। अगर सैचुरेटेड है तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन में सैचुरेटेड हो जाएगा। और अगर क्यूब में निकालना है, मीन्स सडन निकालना है सडन कंडीशन में, तो सडन में ये हो जाएगा, ये हो गया मेरा सैचुरेटेड में, ठीक है। और कंसोलिडेटेड अनड्रेन होता है तो सडनली जो होता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म में निकाला जाए तो CD टेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट को देखते हैं, फॉर साइंटिस्ट सॉल्व द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट फेल्यूर, देन द कोरस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है, मेजर दिया हुआ है, फ्रिक्शन एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, रिलेशन जानते हैं माइनर और मेजर में। सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देते हैं, सिग्मा 1 दिया हुआ है, सिग्मा 3 निकालना है, 1 प्लस साइन फाइव 30 डिग्री हुआ है, तो 1 डिवाइड बाई साइन फाइव का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री, साइन 30 बराबर तो 1/2, 1 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 3/1, और 3/1 सिग्मा 1 कितना दिया हुआ था 50, सिग्मा 3 निकालना है, 3/1 हो गया, तो सिग्मा 3 का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा 3 इक्वल टू हो गया 50/3, दैट इज 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ए सैंपल ऑफ ड्राई सैंड दिया हुआ है, डायरेक्ट शियर टेस्ट, गिव द फेल्योर शियर स्ट्रेस TF
1 gram per centimeter square at normal stress, sigma f of 2 kg per centimeter square, then the angle of internal friction. तो हम लोग जानते हैं कॉलम्स इक्वेशन से टॉ इज इक्वल टू सी प्लस और स्ट्रेस tan phi, ठीक है। सी हो गया, ड्राई सैंड है तो सी बराबर मेरा 0 हो जाएगा। सिग्मा मेरा दिया हुआ कितना, टॉ दिया हुआ मेरा 1 और सिग्मा दिया हुआ मेरा 2, यहाँ से निकाल लिए tan फिर तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 tan phi, तो tan phi तो phi बराबर कितना हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। μ1 दिया हुआ Poisson's ratio ऑफ द सॉइल सैंपल है, μ2 दिया हुआ Poisson's ratio दिया हुआ, के कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में दिया हुआ, K2 दिया हुआ सैंपल 2 के लिए, μ1 बाई μ2 का रेशियो दिया हुआ और 1 माइनस μ1 डिवाइड बाई 1 माइनस μ2 का रेशियो दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ K1 बाई K2। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में की का जो वैल्यू होता है कितना होता है म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू। तो इसी में अगर 1 और 2 करके निकालते हैं तो K1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K1 बराबर K1 और K2 का रेशियो निकालेंगे तो μ1 डिवाइड बाई μ2 100 में हो जाएगा, नीचे में 1 माइनस μ1 होगा, ऊपर में 1 माइनस μ2 डिवाइड बाई 1 माइनस μ1। दोनों का वैल्यू सॉल्व करेंगे। μ1 बाई μ2 का वैल्यू दिया हुआ 1.5 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 1 माइनस μ2, 1 माइनस μ1 का वैल्यू इतना दिया, तो इसमें डिवाइड में कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा इसका 0.875, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे मीन्स 1.5 डिवाइड बाई 0.875। इसको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 1.7 समथिंग आ रहा है, दैट इज बी। इसमें कुछ नहीं, याद सिर्फ ये करना था कि जो के का जो वैल्यू होता है वो म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू नोट होता है, म्यू नोट डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू नोट एट रेस्ट में, ठीक है। यहीं पे अगर हम एक्टिव में देखा जाए तो एक्टिव में जो होता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई, और के पैसिव में देखा जाए तो ऊपर में प्लस हो जाता है 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। तीनों हम लोग देख लिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 में क्या कहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द इनफाइनाइट स्लोप इन ए सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ, देन द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड इज 30 डिग्री, देन द एवरेज स्लोप ऑफ द सैंड डिपॉजिट। तो हम लोग जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या होता है tan phi डिवाइड बाई tan i, ठीक है, tan phi डिवाइड बाई tan i। तो हम लोग को पूछ रहा है tan i का वैल्यू निकालना है, तो इसको सोल्व करेंगे। द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, आई का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से tan i निकाल लेंगे, tan 30 डिवाइड बाई 1.732 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो सी आ रहा है, दैट इज tan इनवर्स 0.333। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, द नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर सेटल 1 सेंटीमीटर व्हेन द प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, एडिशनल सेटलमेंट फॉर द सैंपल सॉइल फॉर फर्दर इंक्रीज ऑफ प्रेशर 2 to 4। कह रहा है कि पहला कंडीशन में जो इंक्रीज करता है प्रेशर 1, जो डेलेज जो है जो सेटलमेंट होता है 1 सेंटीमीटर होता है, कब, जब जो प्रेशर जो होता है इंक्रीज करता है कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 kg पर होता है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, डेलेज बराबर क्या होता है H एम बी सिग्मा डेल सिग्मा, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर बैठा करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट केस में निकालेंगे तो डेलेज दिया हुआ मेरा 1, ये दोनों का वैल्यू अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, H नहीं दिया हुआ, एम भी नहीं दिया हुआ, डेल सिग्मा दिया हुआ, डेल सिग्मा कितना दिया हुआ 1 से 2, तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देख लिए हम लोग कि H इंटू एम भी का जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया, ठीक है। सेकंड केस में हम लोग का क्या दिया हुआ है, प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो 2 से 4 हो रहा है, तो हम लोग H निकालते हैं, डेल H कितना हो जाएगा, तो डेल H एम भी का वैल्यू निकाल लिए तो 1, और चेंज इन प्रेशर इसमें कितना हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2, दैट इज हाँ 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज बी। सिंपल इसमें फॉर्मूला यही याद रखना है, डेल H इज इक्वल टू H एम बी डेल सिग्मा, बस इसी फॉर्मूला पर बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, सॉइल सैंपल ऑफ
कॉन्सोलिडोमीटर टेस्ट, सवाल सैंपल में कॉन्सोलिडोमीटर में टेस्ट करता है, पोर वाटर प्रेशर का ग्राफ पूछ रहा है क्या होता है। तो कॉन्सोलिडोमीटर में जो टेस्ट होता है तो इसका जो ग्राफ देखा जाए तो अगर ग्राफ इसका देखें तो अगर हम ग्राफ देखा जाए तो जो नॉर्मल स्ट्रेस का देखते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, और पोर वाटर प्रेशर का देखा जाए तो पोर वाटर प्रेशर का जो ग्राफ होता है चेंजिंग होता है इस तरह से होता है। और इफेक्टिव स्ट्रेस का ग्राफ देखा जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है। ठीक है, ये पोर वाटर हो गया, ये इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया और ये टोटल स्ट्रेस हो गया। तो ये पूछ रहा है क्या, द सॉइल सैंपल ऑफ कॉन्सोलिडोमीटर टेस्ट पोर वाटर प्रेशर इज। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर देख रहे हैं कि ऊपर में 0, सेंटर पे मैक्सिमम, फिर 0। तो मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, तो सेंटर पे, तो मैक्सिमम एट द सेंटर, मैक्सिमम एट द सेंटर। यही में अगर पूछता इफेक्टिव स्ट्रेस का तो इफेक्टिव स्ट्रेस पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा उसका सेंटर पे जो होता है वो मिनिमम होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, अंडर लोड द वॉइड रेशियो ऑफ द सबमर्ज सैचुरेटेड क्ले दिया हुआ डिक्रीज फ्रॉम चेंज इन वॉइड रेशियो दिया हुआ, व्हाट विल बी द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ द 2 मीटर थिक क्ले ड्यू टू कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन की वजह से सेटलमेंट कितना हुआ वो पूछ रहा। तो हम लोग अभी देखे थे सेटलमेंट का जो फॉर्मूला होता है डेल एच डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो के फॉर्म में डेल ई बराबर 1 प्लस ई नोट होता है। सेटलमेंट का फॉर्मूला डेल एच डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस ई नोट। ठीक है, तो डेल एच निकालना है, एच दिया हुआ मेरा 2, चेंज इन वॉइड रेशियो मेरा कितना आ गया, इसमें 0.08 आ जाएगा। यहाँ से ई नोट कितना दिया है 1, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद डेल एच डिवाइड बाई एच कितना था 2, वो चेंज इन वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.92, 0.8 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो 1 दिया हुआ, इसको सोल्व करेंगे 2 तो 0.08 मीटर आ रहा है। 0.08 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 80 mm, दैट इज सी। सिंपल फार्मूला इसमें यही रखना था, डेल एच सेटलमेंट का जो फार्मूला होता है डेल एच डिवाइड बाई एच डेल ई 1 प्लस ई नोट जो होता है इनिशियल वॉइड रेशियो होता है, दैट इज इसको सोल्व करेंगे तो सी मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग, ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, इफ द फुटिंग इज 1.5 मीटर वाइड, विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, प्लेस वाल विथ यूनिट वेट दिया हुआ है, देन द नेट बेयरिंग कैपेसिटी। नेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, क्यू अगर नेट निकालना है तो क्यू नेट बराबर होता है क्यू ग्रॉस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्यू ग्रॉस मेरा दिया हुआ था कितना 450 दिया हुआ, ग्रॉस इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होता है गामा इंटू डी कितना दिया हुआ 1 मीटर, तो 20 इंटू 1। यहाँ से सॉल्व किए तो मेरा कितना आ गया, सिंपल हम लोग देख लिए क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू ग्रॉस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये दिया हुआ है 450 माइनस क्यू दिया हुआ गामा कितना दिया हुआ 20 इंटू डी डेप्थ कितना दिया हुआ 1 मीटर, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा 430 दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, परमिसिबल सेटलमेंट इज रिलेटिवली हायर फॉर सेटलमेंट पूछ रहा है किसका ज़्यादा होता। तो हम लोग अभी देख चुके हैं इसको पहले भी। तो आइसोलेटेड फुटिंग में जो होता है क्ले में, आइसोलेटेड फुटिंग क्ले में जो सेटलमेंट होता है आइसोलेटेड है, तो क्ले में जो इसका जो वैल्यू होता है आइसोलेटेड में तो इसका 65 mm होता है, सैंड में इसका 40 होता है, और राफ्ट में तो 65 से 100, और क्ले सैंड में कितना होगा, तो इसका सैंड में जो हो जाएगा 40 to 65। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं कि मैक्सिमम किस में हो गया, तो मैक्सिमम मेरा 65 to 100 मैक्सिमम मीन्स क्ले में, राफ्ट में क्ले में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है फॉर डैम्प वाइब्रेटिंग फाउंडेशन सिस्टम विथ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी दिया हुआ सीसी क्रिटिकल डैम्पनिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ, डिक्रीमेंट रिलेशन बिटवीन सी एंड डेल्टा। रिलेशन पूछ रहा है कितना होता है, जैसे फॉर्मूला होता है इसका, सिंपल फॉर्मूला इसका जो होता है डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 39.478 सी स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, दैट इज सी इसका करेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, अल्टीमेट सेपलिंग द एरिया रेशियो फॉर थिन बॉल। एरिया रेशियो हम लोग देखे थे, ये वेरी लो लिया जाता है, हमेशा जो होता है वो लो लिया जाता है। तो वेरी लो ये लेस देन 20% होता है, तो इसमें लेस देन 20% 15 है, दैट इज ए इसका
करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच कौन था। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किससे मेजर, इसमें क्या निकाला जाता है, तो रिलेटिव डेंसिटी, हाँ ये निकाला जाता है, इसके साथ में वेयरिंग कैपेसिटी भी निकाला जाता है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के द्वारा हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं और बेयरिंग कैपेसिटी भी निकालते हैं। वेन शियर टेस्ट से इक्वेशन निकालते हैं, वेन शियर टेस्ट इक्वेशन, ये भी सही है, ये सही है। कंसोलिडेशन टेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी, कंसोलिडेशन टेस्ट से बेयरिंग कैपेसिटी नहीं निकालते हैं, इससे क्या निकालते हैं, सेटलमेंट निकालते हैं, इससे सेटलमेंट निकालते हैं। तो इस तरह से मेरा 3 गलत है, 1 2 सही है। तो 1 2 मेरा सही किस में है, 1 2 सही मेरा सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। मैचिंग में देख रहे हैं क्या कर रहा है, सॉइल का फॉर्म दिया हुआ है बेल ग्रेडेड, इसमें हम लोग ट्रिक्स क्या आता है, बेल ग्रेडेड, इससे बेल पहले है और ग्रेडेड बाद में है। बेल ग्रेडेड ग्रेवल, ग्रेवल बाद में है और बेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो इसका उल्टा हो जाता है। ग्रेवल का जो कोडिंग होता है वो जी होता है, तो इसको पहले लिखते हैं, और बेल ग्रेडेड का डब्लू होता है, तो जी डब्लू हो जाएगा। तो ए का जी डब्लू किस में दिया हुआ, में 3 दिया हुआ है। इसे पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड है और सैंड है, तो सैंड पहले आ जाएगा और पुअरली ग्रेडेड बाद में, तो एस पी हो जाएगा। पुअरली ग्रेडेड तो जो पहले रहता है वो बाद में चल जाता है और बाद में ना पहले आ जाता है, कोडिंग इसका यही है। तो सैंड है बाद में, तो सैंड पहले आ जाएगा, तो एस पी हो जाएगा। इनऑर्गेनिक सिल्ट है एंड लो प्लास्टिसिटी, लो प्लास्टिक मीन्स लो बाद में है, लो प्लास्टिसिटी है और सिल्ट है, तो लो प्लास्टिसिटी सिल्ट किसका कौन होगा, एमएल हो जाएगा। इनऑर्गेनिक क्ले है और हाई प्लास्टिसिटी है, तो सी एच इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस में है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए बेल ग्रेडेड के लिए 3, ठीक है। पुअरली ग्रेडेड सैंड, तो एस पी 4 में दिया हुआ, दैट इज 4। इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ लो, सिल्ट लो एमएल, दैट इज 1। इनऑर्गेनिक क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी, हाई मीन्स एच, तो सी एच दैट इज 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन देख लेते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेरा, सैंपल ऑफ सॉइल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है, नेचुरल मॉइस्चर क्वांटिटी दिया हुआ है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम लोग इसमें एक ही ट्रिक्स याद रखते हैं, एल एन, ठीक है, यही ट्रिक्स से निकालते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन डिवाइड बाई आई पी। डब्ल्यू एल क्या होता है, लिक्विड लिमिट, डब्ल्यू एन क्या है, वाटर कॉन्टेंट एट नेचुरल मॉइस्चर कॉन्टेंट, ठीक है। आई पी हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू आ रहा है आई सी का, वो कितना आ रहा है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एन, एन दिया हुआ मेरा 30 और एल दिया हुआ था 45, मिस हो जाएगा 15, ऊपर में हो जाएगा 15 डिवाइड बाई आई पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 माइनस 25 बोले तो 20। इस तरह से इसका देख लें तो हम लोग 15/20 दैट इज ए, 15/20 आ गया, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, स्ट्रेटम ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर of equal thickness है, then the permeability of the top and bottom layer are K, 3 लेयर दिया हुआ है, इस तरह से फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तीनों का थिकनेस सेम है, मीन्स एच तीनों का सेम है। के जो है ऊपर और नीचे का अलग अलग, ऊपर और नीचे मीन्स टॉप और बॉटम का 10⁻⁴ दिया हुआ है एंड मिडिल का 10⁻³ दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ ओरिजेंटल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के एच फॉर द इंटायर सॉइल, तो के इफेक्टिव पूछ रहा था। हम लोग जानते हैं जब पैरेलल केस में जो के इक्विवेलेंट होता है, पैरेलल केस में जो इक्विवेलेंट होता है, के इक्विवेलेंट पैरेलल केस में K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 × 10⁻⁴ दैट इज, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी। सिंपल इसमें याद रखना है यही कि अगर पैरेलल केस है तो के इक्विवेलेंट जो होता है K1H1 प्लस K2H2 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 होता है। और ये अगर परपेंडिकुलर केस रहता तो इसमें 1/k इक्विवेलेंट बराबर होता है H1 डिवाइड बाई K1 प्लस 1/H2 डिवाइड बाई K2, इस तरह से होता है परपेंडिकुलर केस में। और के जो पैरेलल होता है हमेशा ग्रेटर होता है किससे, के परपेंडिकुलर के जो पैरेलल होता है हमेशा ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से।
तो इस तरह से मेरा यहाँ पर जो कि इक्विवेलेंट हो गया पैरेलल का केस में वो आ गया 4 × 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 290 नंबर। द रेशियो ऑफ एनर्जी imparted to soil sample in modified Proctor compaction test and standard Proctor compaction test। जब मॉडिफाइड और स्टैंडर्ड में जो रेशियो होता है वो कितना होता है 4.5 होता है, डेट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। फ्लो नेट हम लोग सिंपल याद रखते हैं, फ्लो नेट से हम लोग के नहीं निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट यूज फॉर परमेबिलिटी, नॉट यूज फॉर मेजर परमेबिलिटी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका फ्लो नेट का। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। तो फ्लो नेट का प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। फ्लो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन। तो फ्लो लाइन होता है परपेंडिकुलर होता है किसका, इक्विपोटेंशियल लाइन से, सही है। नो टू फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। जो है टू फ्लो लाइन जो है एक जगह से स्टार्ट नहीं होता, तो ये भी सही है प्रॉपर्टी इसका। नो टू फ्लो लाइन्स क्रॉस ईच अदर, दोनों जो है क्रॉस नहीं करता, तो ये भी सही है। मीन्स तीनों प्रॉपर्टीज दिया हुआ है जो कि फ्लो नेट का प्रॉपर्टीज है। इस तरह से तीनों सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1 2 3 दैट इज ए इसका सही है। तो हम लोग इस पार्ट में देख लिए 300 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो इस पार्ट में हम लोग इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में कितना सॉल्व किए 251 से लेकर के 300 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो किस पार्ट में देखिए, इससे आगे अगला पार्ट में फिर से मिलते हैं। जब तक के लिए इस पार्ट को ख़त्म करके